Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. In our last lecture, we discussed our part 1, that was nutrition assessment, in which we discussed all the main points here. Okay, starting with our very first unit named intake, gastrointestinal digestion, absorption and excretion of nutrients. If you want to get a highlighted notes of the book, you can just comment or DM me. Okay, one of the प्राइमरी कंसिडरेशन कंप्लीट न्यूट्रिशन असेसमेंट में 3 स्टेप मॉडल होता है, जो कि इंडेशन, डाइजेशन और यूटिलाइजेशन होता है. अब इस मॉडल में हम कंसिडर करते हैं ईच स्टेप को, ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि किन एरियाज़ में इनएडिक्वेसी या एक्सेस हो रही है न्यूट्रिएंट्स की. इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न कि वाई स्टेप इज़ अल्टर्ड, फिज़िकल, केमिकल और बिहेवियरल इन्वायरमेंटल कॉज है, देन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर है ये मस्ट सेलेक्ट करेगा एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन डायग्नोसिस को, ताकि इंटरवेंशन उसके अकॉर्डिंग बनाई जाए. देन आफ्टर intervention, intake and assimilation of the nutrients should lead to nutritional and overall health. As we are discussing the nutrients, so they're the main organ involved in that process is our GIT. GIT is वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में. इसका लार्जेस्ट सरफेस एरिया है और इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यू नीड टू रिमेंबर कि इसमें इम्यून सेल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है बॉडी के अंदर, GIT. ओके, GIT का यूनिक स्ट्रक्चर इनेबल करता है एम्पल न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को हेल्दी ह्यूमंस में. GIT अप्रोक्स 9 मीटर लॉन्ग है, दैट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. इसमें ओरोफेरिंगल स्ट्रक्चर्स हैं, एसोफेगस है, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट. Here is the 5 function of GIT. That GIT design is to digest the ingested food, absorb the fluid है, macronutrients है, micronutrients and pressure को absorb करना. Third function, physical and immunological barrier provide करना to pathogens, foreign materials and potential antigens को, ठीक है, जब फूड के साथ कंज्यूम कर रहे हैं. The fourth one is coordinate our response, because in the very first line I told you कि इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ इम्यून सेल्स पाए जाते हैं. दैट्स वाई इट आल्सो कैन कोऑर्डिनेट आवर रिस्पॉन्स विद द सिस्टमेटिक इम्यून सिस्टम. एंड द लास्ट फंक्शन इज टू रेगुलेट एंड बायोकेमिकल सिग्नलिंग टू द नर्वस सिस्टम तक सिग्नल्स कन्वे करना, और इस पाथवे को हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस. GI ह्यूमन की जो GIT है वो इंटरमीडिएट वैरायटी ऑफ फूड्स को डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व कर सकती है, चाहे वो मीट हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस, शुगर, फैट्स एंड ऑयल्स जो भी हो. अब डाइट की क्या नेचर है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फूड कितनी परसेंट जो है बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा. दैट विल बी 90 to 97% जो है. ये चीज़ डिपेंड करती है कि डाइट की नेचर कैसी है. और अगर हम ह्यूमन को कंपेयर करें रूमिनेंट्स या एनिमल्स के साथ, और तो ह्यूमन जो है वो लेस एफिशिएंट होते हैं ग्रास, स्टेम, सीड और अदर जो फाइबर्स मटीरियल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में लेस एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल एंड रूमिनेंट्स. क्यों? क्योंकि ह्यूमन लैक्स एंजाइम्स टू हाइड्रोलाइज द केमिकल बॉन्ड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट फाइबर्स के अंदर.
जो शुगर मॉलिक्यूल्स के आपस में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन के अंदर वो एंजाइम्स होते ही नहीं हैं। देन अगर एंजाइम नहीं है तो अगर हम वो खा लेंगे तो वो जाते फिर कहाँ पर हैं? तो फाइब्रस जो फूड हम ले रहे हैं या फिर अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फर्मेंट होंगे। कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। कहाँ पर करेगा? कोलोन में करेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में 5 to 10% एनर्जी जो है वो ह्यूमन को मिल जाती है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करे, फर्स्ट। सेकेंड, इसमें एडिकेट डायरेक्शन हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, होलो लाइनिंग, इसमें जो होलो ट्यूब है इसको हम म्यूकोसा कहते हैं। इसके अंदर पैटर्न ऑफ फोल्ड्स होते हैं जिसे हम क्रिप्ट्स कहते हैं। क्रिप्ट्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई। और इस क्रिप्ट्स विलस यूनिट्स के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं जिसे हम इंटेरोसाइट्स कहते हैं। इंटेरोसाइट्स के ऊपर मज़ीद स्मॉल सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन है जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इन एपिथेलियल सेल्स की लाइफ स्पेन अबाउट 3 to 5 डेज तक होती है और आफ्टर 3 to 5 डेज दे स्लव्ड इनटू द ल्यूमन और रिसाइकल हो जाते हैं। जैसे ही सेल माइग्रेट करते हैं क्रिप्ट से विलस से होते हुए वो मैच्योर होंगे और डेवलप ग्रेटर डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्टिव फंक्शंस उनमें डेवलप हो जाएंगे। किन सेल्स की बात कर रहे हैं? इन्हीं एपिथेलियल सेल्स की बात हो रही है। Here is a complete picture of GIT starting from our mouth leading toward anus, the digestive system. ओके, बॉडी की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि आपका GIT कितना हेल्दी है। क्यों इस पर डिपेंड करती है? क्योंकि अगर तो अनयूजुअल हाई टर्नओवर रेट है, टर्नओवर रेट मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है, वो भी अनयूजुअल, या फिर एन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं एपिथेलियल सेल्स की वो अनयूजुअल हो रही हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, कुछ GI फंक्शंस हैं उसकी इम्पेयरमेंट होगी है। क्यों हुई है? ड्यू टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से, प्रोटीन एनर्जी की मैल न्यूट्रिशन की वजह से, या फिर डैमेज होगी है GI में, चाहे वो टॉक्सिन, ड्रग या इरेडिएशन, फूड एलर्जी, किसी भी वजह से हो रही हो, GI आपकी डैमेज हो रही हो, ठीक है। ये सब, इन सब को अगर हम देखें तो GIT में सब कुछ हो रहा है। तो GIT अगर GIT में ये सब होगा तो बॉडी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। दैट्स वाई हेल्दी बॉडी जो है वो डिपेंड करती है हेल्थी GIT पे। अप्रोक्स 45% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है जो सेल्स होते हैं कोलोन में। 45% इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को, 70% कोलोन के अंदर जो सेल्स हैं इनको एनर्जी कौन दे रहा है? इसको 45 चाहिए और कोलोन सेल्स को 70% चाहिए। तो ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स जो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे हैं, पास थ्रू इट्स ल्यूमन से जो न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे होंगे वाइल पासिंग, इट विल प्रोवाइड 45% एनर्जी टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 70% एनर्जी टू आवर सेल्स लाइनिंग द कोलोन। Only after a few days of starvation, let's take an example. If ठीक है, ह्यूमन इज़ ऑन स्टारवेशन या फिर स्टारवेशन पे नहीं है और इंट्रावेनस फीडिंग पर है, देन इंटेस्टिनल म्यूकोसा एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? एट्रोफी मीन सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, सिक्रीशंस डिक्रीज़ हो जाएंगे, उसके फंक्शंस डिक्रीज़ हो जाएंगे, ब्लड फ्लो वहाँ पर कम हो गया है और वहाँ की एब्जॉर्टिव कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी। दिस ऑल फंक्शन, दिस ऑल द थिंग्स get decreased, get reduced. It leads to intestinal mucosa atrophy. After a few days that it is all the happens. Now when the food intake resume हो रही है, food intake को resume किया, it can stimulate करेगा epithelial cells की proliferation में multiplication, epithelial cells multiply होंगे, mature होंगे and come toward their function.
and return to normal GI function only a few days after the food intake resumption. अब ये जो नॉलेज है ये जस्टिफाई करती है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है फीडिंग की, चाहे हम ओरली दे रहे हैं या फिर इंटायरली दे रहे हैं. ओरली और इंटायरली, दीज टू आर टोटली ऑपोजिट टू इंट्रावेनियसली. ठीक है, क्यों? क्योंकि इन ओरली और इंटायरली में जो जीआईटी है वो वहाँ पर फंक्शन प्रेजेंट होता है, वाइल इंट्रावेनियस में जीआई फंक्शन प्रेजेंट नहीं होता. दैट्स वाई नॉलेज जस्टिफाई करती है ओरली और इंटायरली में जीआई फंक्शन प्रेजेंट होगा. इंट्रावेनियसली या फिर स्टार्वेशन में अगर जीआई फंक्शन नहीं है, उसमें जीआई फंक्शन आपका जीआईटी यूज़ ही नहीं हो रहा, देन इंटेस्टिनल म्यूकोसा एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी. that was our lecture 2 on GIT, its structure and function. Our third lecture will be on brief overview of digestive and absorptive processes. Will be in the next lecture, and that's all for today. Hopefully you will understand. Allah Hafiz.